हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड मानसून एवं वर्षा, इसके अलावा वनों का क्षेत्र और साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलती है? विच इज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्थ? तो कौन सी नदी हो जाएगी? यानी इसमें सुबनसिरी, लोहित, मानस, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ यह पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला है, यह तीन देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है, फिर बहती है। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तीन देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। अगला है, चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा जो बांग्लादेश है उसमें जमुना नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता तथा सुबनसिरी नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन हैदराबाद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं है जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बहते हुए भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती हैं। ये जो हवाएं चलती हैं वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बारिश कराती हैं। यह मानसून अक्टूबर और नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। मानसून का निवर्तन कहा जाता है। अगला है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर मानी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अकॉर्डिंग टू त्रिवर्ती, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इंडिया? त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है त्रिवार्ता के अनुसार? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु। त्रिवार्ता के अनुसार जो भारत की जलवायु वो उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र विद्यमान है। इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो या फिर वर्षा कराती है। यहाँ रिश्तेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इनमें से मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवा क्षेत्र में स्थित है, यानी ये सही है। इसका 2 से अधिक, ये भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 से 150 सेमी वर्षा होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे। अगर केवल विशेषता है पूछता तो ऑप्शन डी होता है, यहाँ पर नहीं दिया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके अलावा छोटा नागपुर पठार को छोड़कर बाकी सब क्षेत्र में शामिल हैं। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 से 150 सेमी की वर्षा होती है। उपरोक्त सही विकल्प वो गंगा के कृषि मैदानी प्रदेश की विशेषताएं हैं। जो सारे विकल्प दिए हैं वो गंगा के कृषि मैदानी प्रदेश की विशेषताएं हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है? अकॉर्डिंग टू जीटी त्रिवार्ता, इंडिया हैज एम टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र कैसा है? तो हो जाएगा पश्चिमी तट, ऑप्शन बी पश्चिमी तट। बात करें, यहाँ पे दिया है अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस
त्रिवर्था ने 1966 में जलवायु वर्गीकरण को प्रणाली को प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार के जलवायु भारत के पश्चिमी तट मैदान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। जो एम प्रकार की जलवायु है वो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अगला है थोर्न फॉरेस्ट और नॉट फाउंड इन, यानी कांटेदार जंगल इनमें से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। तो किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं, तमिलनाडु राज्य में। इसको हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य। जो कांटेदार जंगल है वो जो कांटेदार जंगल और झाड़ियां ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार झाड़ियां नहीं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी से संबंधित है उन्हें क्या कहा जाता है। यानी इन सभी से जो संबंधित है उनमें उनको इसमें से क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा अवर्गीकृत वन, यानी ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। घास के मैदान, झाड़ जंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से जो संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। यहाँ पर आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। जो आरक्षित वन होते हैं वो सरकार की निगरानी में होते हैं। वहाँ की जो लोगों के लिए इसमें कुछ छूट भी दिया जाता है, और संरक्षित वन सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। जो संरक्षित वन है उसका देखभाल सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं, इनमें से किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, केरल में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त सभी। उष्णकटिबंधीय वन कैसे कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा और मतलब वर्षा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, फिर ज्यादा मात्रा में होती है। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु के तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। इन इंडिया व्हाट शुड बी द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री एज मेंशन्ड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। तो कितने प्रतिशत होनी चाहिए, 33%। ऑप्शन बी 33%। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति है, उसमें देश के भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो वांछित प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद यह पहली राष्ट्रीय नीति वन थी। जब स्वतंत्रता के बाद 1952 में यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था, जिन्होंने प्रकार राष्ट्रीय वन, अगला है संरक्षित वन, तीसरा गांव के जंगल और चौथा वृक्ष भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, इनमें से कौन सा जो है भूस्खलन प्रोन नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो भूस्खलन प्रोन नहीं है, तो हो जाएगा पश्चिमी घाट भूस्खलन प्रोन है, पूर्वी घाट और हिमालय, यानी इसको हो जाएगा ऑप्शन ई। अगर यहाँ पर केवल पूछा था कि इनमें से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर है भारत के भूस्खलन क्षेत्रों के जो हिमालय पर्वत हैं उसके पूर्वी और पश्चिमी हिस्से, जैसे पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह भारत के 15% हिस्सों को प्रभावित करता है। यह कितने प्रतिशत हिस्सों को प्रभावित करता है, तो 15%। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक और मध्य भारत के जो पठार हैं यहाँ पर भी कभी कभी यह भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाई वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल। ऑप्शन बी कोरोमंडल। जो भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हैं। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। जो पूर्वी तट है वो चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल उत्तरी सरकार है।
इसके अगला है बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अक्टूबर नवंबर में कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। जो बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आते हैं उसका 58% जो है पूर्वी तट को पार करते हैं। अगला है चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान माना जाता है या फिर आदर्श तापमान है। यह जो तापमान है आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। चलिए आज के लिए इतना ही।